हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आए हैं हम एक नए चैप्टर को लेकर आप सभी के सामने। चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया। क्या नाम है बच्चे? समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण एशिया होता क्या है। दक्षिण एशिया बेसिकली अगर हम बात करें साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया जो है ये ना कहें तो एशिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है भाई? एशिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज क्या होता है, किसी भी चीज का पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से दक्षिण एशिया के अंदर एशिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दक्षिण एशिया भी, ठीक है। दक्षिण एशिया में बेसिकली भारत और भारत के सारे पड़ोसी देश चाइना को छोड़कर आते हैं, ठीक है। तो हम किसको देखेंगे? भारत के बाद पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, 1 2 3 4 5 6 7 और आपका बचा म्यांमार। ये सारे देशों से मिला के क्या बना है हमारा दक्षिण एशिया। आपको मैंने एक चीज नोटिस कराया कि चीन जो है इसका हिस्सा नहीं है। अब चीन इसका हिस्सा क्यों नहीं है, ये चीज आप बताएंगे हमें कमेंट करके, जैसे मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को कितना पता है, ठीक है। तो आप ये बताइएगा मेरे को चीन क्यों नहीं है इसका हिस्सा। फिर बेटा देखते हैं दक्षिण एशिया के अंदर अगर हम धीरे से दक्षिण एशिया की राजनीति देख लेते हैं। दक्षिण एशिया के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ देश ऐसे हैं जिनके यहाँ पे शुरू से ही लोकतंत्र रहा है, जैसे श्रीलंका, भारत। ये दो ऐसे देश हैं जहां पे लोकतंत्र रहा है, डेमोक्रेसी रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप पाकिस्तान और बांग्लादेश। इनके यहाँ पे क्या रहा है? सैन्य शासन, ठीक है। इनके यहाँ पे हमेशा से मिलिट्री रूल रहा है, अक्सर देखने को आपको मिलता रहा है। बेटा नेपाल और भूटान की बात कर लेते हैं। नेपाल और भूटान में क्या रहा है? राजतंत्र रहा है। अक्सर यहाँ पे हमने क्या देखा है? राजतंत्र ही देखा है। नेपाल में अगर हम बात करें तो 2006 तक नेपाल के अंदर राजतंत्र था। भूटान में सल्तनत हुआ करती थी। बेटा नेक्स्ट इसके बाद बात करें अगर हम, तो बचा क्या हमारा? नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में कुछ डिक्टेटरशिप जैसी चीजें रही हैं हमेशा। यहाँ पे क्या रहा है? तानाशाही रही है। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे क्या डिक्टेटरशिप रहा है। यहाँ पे किसी या तो दूसरे देश का कब्जा रहा है या तो फिर डिक्टेटरशिप ही रहा है। अक्सर चाइना के अफगानिस्तान के अंदर में यही देखते हो। म्यांमार के अंदर भी सल्तनत रही है, और सॉरी म्यांमार कह रहा हूँ, हाँ म्यांमार के अंदर सैन्य शासन रहा है या फिर कभी लोकतंत्र रहा है। आंग सान सू की जो थी वहाँ की सबसे बड़ी नेता थी जो लोकतंत्र के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज वो फिलहाल जेल में है। और नेक्स्ट अगला हम देखते हैं। ये तो था क्या हमारा दक्षिण एशिया की राजनीति के बारे में। दक्षिण एशिया की समस्या थोड़ी देख लेते हैं। समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे बेरोजगारी है। पूरे दक्षिण एशिया में किसी भी देश का आप उठा लो, बेरोजगारी अहम चीज है यहाँ पे।
बेटा इसके अलावा निरक्षरता, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, लिटरेसी रेट कम है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लिटरेसी हो गया, और क्या है बच्चे, आतंकवाद। ये आतंकवाद जो है ना, ये हर देश की प्रॉब्लम है। किसकी? आप अमेरिका की बात कर लो, खैर दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं है, भारत की बात कर लो आप, नेपाल की बात करो, भूटान की बात करो, सब जगहों पे कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा आतंकवाद का प्रभाव देखने को इनको मिल जाता है। गरीबी, पॉवर्टी रेशियो, पॉवर्टी की बात करें तो यहाँ पे है ही, गरीबी हर जगह। क्या है? आपसी धार्मिक विवाद भी रहते हैं आप, ये भी दक्षिण एशिया की एक प्रॉब्लम है। तो ये सारी समस्याओं के साथ दक्षिण एशिया आज के टाइम में जूझ रहा है। अब हम बात करेंगे दक्षिण एशिया के अंदर विवाद के लिए, ठीक है। क्या बात करेंगे हम? दक्षिण एशिया में विवाद किस चीज को रहा है? तो दक्षिण एशिया में सबसे पहला विवाद जो है वो है सीमा विवाद, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ठीक है। सीमा विवाद किसके बीच में रहा है? सबसे पहली समस्या देखें अगर हम सीमा विवाद की, तो भारत और पाकिस्तान रहे हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान जो है मेजर देश रहे हैं जहां पर ज्योग्राफिकल टेरिटरी को लेकर अक्सर इनके यहाँ पे विवाद चलता रहा है। दूसरा देश की अगर हम बात करें तो वहीं भारत और नेपाल से रहा है कुछ दिनों के लिए, आपने देखा होगा थोड़ा डिस्प्यूट रहा है अक्सर। वहीं भारत के साथ चीन का रहा है। एक्चुअली क्या है ना, सभी देशों का जो ज्यादातर रहा है ना, तो भारत के साथ ही रहा है, सबने ही भारत को ही टारगेट बना रखा है लगता है, ठीक है। और दक्षिण एशिया की एक दूसरी समस्या है, वह है नदी जल बंटवारा। नदी जल बंटवारे में क्या समस्या रहा है कि भाई जो पानी है नदी का, उसको लेके बंटवारे को लेके प्रॉब्लम रही, क्योंकि एक नदी जो है वो बहुत दो देशों में जा रही है लगभग। जैसे अगर हम बात करें सिंधु नदी जल बंटवारा, इस सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप बात करेंगे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर भारत और चाइना के बीच में रहा है संघर्ष। इसी तरीके से आप बात करें तो गंगा रिवर्स, गंगा नदी जो है इसको लेकर भारत और बांग्लादेश में रहा है। तो ये जो थे मेजर प्रॉब्लम थे दक्षिण एशिया के, ठीक है। और इसके अलावा क्या रहे हैं? शरणार्थी समस्या रही है, रेफ्यूजी की प्रॉब्लम। रेफ्यूजी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बांग्लादेश से होती है। बांग्लादेश के रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो उठ के कहीं भी चले आ रहे हैं, भारत में दुनिया भर के बढ़े पड़े हैं और दुनिया के अलग अलग जगहों पे भी जा रहे हैं। तो ये रेफ्यूजी वाली प्रॉब्लम भी दक्षिण एशिया से ही निकल के आ रही है। दक्षिण एशिया में ये तीन मेजर विवाद रहे हैं, ठीक है। ये इन विवादों से ये दक्षिण एशिया घिरा ही रहा है। एक आतंकवाद जो है इसमें भी कॉमन हो जाता है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप का विषय बन जाता है। ये आरोप और प्रत्यारोप में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, पाकिस्तान जननी माना जाता है आतंकवाद की। जैसे भारत है लोकतंत्र की जननी है, इसी तरीके से पाकिस्तान को भी लोकतंत्र का जननी नहीं, इसे आतंकवाद की जननी माना जाता है। आतंकवाद की जो शुरुआत होती है वो अक्सर पाकिस्तान से ही होती है। इतना आपको समझ में आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ले चलता हूं मैं आपको पाकिस्तान ही। अब पाकिस्तान नहीं जाना? अरे नहीं, पाकिस्तान में फिजिकली नहीं ले जा रहा हूं आपको, सिर्फ टॉपिक के हिसाब से ले जा रहा हूं, क्योंकि टॉपिक ही आपका पाकिस्तान वाला ही है। अब पाकिस्तान में सेना तथा लोकतंत्र, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर
अब होता क्या है, कहानी शुरुआत होती है 1947 से। एक्चुअली हुआ क्या, 1947 में भारत आजाद हुआ, ठीक है। भारत की आजादी के बाद टू नेशंस थ्योरी के आधार पे, द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत के आधार पे, दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पे भारत का बंटवारा हुआ, जिसमें बोला गया क्या कि धार्मिक बहुसंख्यक वाला फंडा अपनाया जाएगा भाई, कि भारत एक देश, एक सिर्फ अकेला देश आजाद नहीं हुआ, बल्कि इसमें दो कौमों का देश आजाद हुआ है। ऐसे करके भारत का एक बंटवारा हुआ और एक बन गया पूर्वी पाकिस्तान और एक बना पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। वो नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है, फिर भी हम थोड़ा सा कवर करके चलेंगे, ठीक है। एक बना क्या, पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा बना पश्चिमी पाकिस्तान। अब ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में से जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो है आज आपका पाकिस्तान। तो हम उसी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो आज पाकिस्तान है। तो 1947 में आजादी के बाद यहां की, किसने बोला भाई साहब, सेना ने बोला। क्या बोला, सेना ने बोला कि जब देश के समय, जब देश में कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, कोई आपत्ति आती है, तो उस समय देश के अंदर सबसे पहले कौन आता है, सेना आती है। तो अब भाई देश के अंदर एक अवसर मिल रहा है किस चीज का, शासन करने का। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी किसको मिलनी चाहिए देश में शासन करने की, सेना को मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली सेना ने ऐसा बोला, ठीक है, मैं नहीं कह रहा ऐसा, मैं इसके सपोर्ट में नहीं, सेना इसके सपोर्ट में थी पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की सेना ने यह बोलकर पाकिस्तान में अपना पहला लीडर बना दिया। अच्छा मैं एक मिनट मिटा देता हूं थोड़ा, एंट्रीम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान का पहला लीडर जो, अच्छा मैं इस एक चीज और ध्यान रखना, जिसके आगे जनरल लिख रहा हूं ना वो आर्मी से है। पाकिस्तान का पहला नेता जो बना उसका नाम क्या था बच्चे, जनरल अयूब खान था, ठीक है। अभी जनरल अयूब खान पाकिस्तान का पहला नेता बनने के बाद इसने काम करना शुरू किया, तो सारा ध्यान दो था ना सेना की तरफ लगाया। रीजन क्या था कि सेना ने इसे इलेक्ट किया था, तो सेना की तरफ ही ध्यान दे रहा था ये, ठीक है। अब सेना की तरफ जब ध्यान दे रहा था तो सिंपल सी बात है, जनता का भी तो है गुस्सा, जनता का गुस्सा फूटा, जनता ने इसको क्या करा, विरोध करना इसका शुरू कर दिया। इसका विरोध हुआ और इसकी सरकार जनता ने गिरा दी। दूसरा नेता बना इसी का भाई समझ लो, जनरल यहिया खान। अभी जनरल यहिया खान जो था पाकिस्तान का दूसरा नेता बना। इसने एक चीज देखा था कि भाई अयूब खान जो थे उन्होंने सेना की तरफ ध्यान दिया था, तो इनकी सरकार गिर गई थी। तो ये आते ही भाई साहब ने जनता की तरफ ध्यान दिया। जनता की तरफ ध्यान दिया तो सेना ने क्या सोचा कि चुना तो मैंने इसको है, पर ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा भाई। जैसे आप किसी को कुछ करा रहे हैं लेकिन वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो यही हुआ यहां पे। तो इनका विरोध किया सेना ने। अब की बार सेना ने विरोध किया तो फिर इन्होंने दोबारा से क्या करा, सेना की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया भाई साहब ने। तो जनता मूर्ख तो है नहीं, जनता को ये लग रहा था कि ये उसी थाली का चट्टा बट्टा है, ये भी चट्टे बट्टे का मतलब कहावत है कि वही जो ये कर रहा था वही ये भी कर रहा है। तो ऐसे में क्या करा भाई साहब, सेना ने इसके समय में देखा कि समस्याएं भी बहुत आ रही हैं, ये तो चलो हो गया, इसके अलावा क्या क्या समस्याएं आई इसके समय में। बांग्लादेश निर्माण हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, और इस युद्ध में दुर्भाग्यवश इनकी सौभाग्य ये मिला इनको कि हार भी गए भाई साहब पाकिस्तान, तो इनकी सरकार गिरनी तय थी। तीसरा नेता इनका आया जुल्फिकार अली भुट्टो। बच्चे एक चीज ध्यान देना, ये ना देखो अब इसमें मैंने जुल्फिकार अली भुट्टो के आगे ना जनरल वनरल कुछ नहीं लिखा, तो ये कहां से है, लोकतांत्रिक तरीके से है।
तो ये डेमोक्रेटिक तरीके से बनाया गया था जनरल जुल्फिकार अली भुट्टो। जनरल बोल दिया मैंने। ये जुल्फिकार अली भुट्टो जो था ये लोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया था, इसके सामने कोई जनरल ऑनर का हिस्सा नहीं रहा। अभी जुल्फिकार अली भुट्टो जो था लोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया तो काम करना शुरू किया इसने, लेकिन इसको काम करने कहाँ दिया जाएगा, काम ही नहीं करने दिया गया। जैसे केजरीवाल कहता था मुझे काम तो करने दो, काम नहीं करने देती केंद्र सरकार, इस तरीके से इनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा था, कहते थे ये कि सेना की तरफ से। अब इनका शासन जो था लंबे समय तक चल भी नहीं पाया, इनका सैन्य तख्ता पलट हो गया। इनका क्या हो गया बच्चे, सैन्य तख्ता पलट हो गया, सेना ने इनको गिरा दिया, इनकी सरकार को। ठीक है, अब इनकी सरकार गिरने के बाद अगला नेता आया जो चौथा, उसका नाम था जनरल जियाउल हक। अभी जनरल जियाउल हक जो था ना, ये पाकिस्तान का एक खतरनाक नेता था कह सकते हो आप। इसने इतनी स्ट्रेटजी बनाई कि भाई सारे लोग अगर लोकतंत्र के फेवर में आ जाएंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कभी भी यहाँ पे सैन्य शासन आएगा ही नहीं। तो इन्होंने क्या करा, इतनी अपने ताकत लगाए सैन्य के कि हर जगह पे जहां विरोध होगा वहां उसको मार के अंदर कर दिया जाएगा। 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं होंगे, 5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, राजनीतिक बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको पीट दो। ये चल रहा था किस्सा किसका, जियाउल हक का। ये ऐसा जियाउल हक का प्लान चल रहा था। तो जियाउल हक ने क्या करा, निकलने ही नहीं दिया लोगों को, अपनी तरीके से शासन चलाया। लेकिन जनता तो जनता है, जनता ने एक दिन इसका विरोध भी कर डाला, इसका विरोध हुआ, इसकी भी सरकार गिर गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम छठा नेता जो था। आपने ये देख लिया, लगभग लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। ठीक, छठा नेता देखते हैं। छठा नहीं बेटा, पांचवा देखेंगे, अभी तो 4 ही हुए थे ना हमारे। देखिए भाई, पांचवी नेता जो यहाँ पे एक नेता आ गई, यहाँ पे महिला आ गई, बेनजीर भुट्टो। बेटा भुट्टा नहीं, भुट्टो। ये बेनजीर भुट्टो जो थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी। ये थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, थोड़ी समझदार थी। ठीक है, इसने क्या करा, एक सिस्टमैटिक बेसिस तरीके से काम किया। अब इसने बजट ऐसा बनाया कि दोनों का काम हो गया, जनता खुश और सेना भी खुश। लेकिन सेना के अंदर जो अफसर थे बड़े, वो नहीं खुश थे, क्योंकि उनका शासन दिख रहा था उनको जाता हुआ। तो बताया जाता है सूत्रों के द्वारा कि भाई बेनजीर भुट्टो जो थी, इसके शासन से परेशान अफसरों ने क्या करा, इसको ही मरवा दिया। मतलब इसका शासन खत्म करने के लिए इसको ही मरवा दिया। और मगरमच्छ वाले आंसू बहाने शुरू कर दिया आके, अरे हमारी नेता थी, बहुत अच्छी थी, वो मर गई, हमें ऐसा ही नेता चाहिए। क्योंकि विश्वास एक जितना बड़ा मुश्किल काम होता है, और काम किया वही सेना ने, खुद ही मार दिया, खुद ही रोक दिया, और लोगों को विश्वास भी ना हो कि भाई हमने कुछ किया है ऐसा। खैर पाकिस्तान है, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। छठा नेता देखते हैं। छठा नेता जो था ये भी लोकतांत्रिक तरीके से आया, नवाज शरीफ। ये नवाज शरीफ बहुत शरीफ नहीं था, नाम शरीफ होने से शरीफ नहीं हो जाता। तो ये नवाज शरीफ जो था ये भी लोकतांत्रिक तरीके से आया, छठा नेता बना ये पाकिस्तान का। ठीक है, इस व्यक्ति ने वही लोकतांत्रिक ढांचे को अपनाया, जनता का, सेना का, सबका विकास करेंगे, सबके साथ सबका विकास लेकर सबको साथ चलेंगे, वही काम करता रहा। लेकिन इस व्यक्ति का भी सैन्य तख्ता पलट हो गया। इसका भी सैन्य तख्ता पलट हो गया। किसने किया इसका सैन्य तख्ता पलट? तो वो था पाकिस्तान का 7वां नेता, जनरल परवेज मुशर्रफ। ये थे पाकिस्तान के 7वें नेता भाई साहब। ये भी आर्मी के तरीके से आया, मतलब सैन्य तरीके से आया, जनरल था ये क्योंकि। ठीक है, अब इसका जो शासन था ना,
इसके शासन में जनता को एक चीज लगने लग गया था कि भाई बहुत अच्छा लीडर आ गया है। रीजन क्या था भाई, 99 के अंदर ना भारत और पाक का एक कारगिल युद्ध हुआ था। इस कारगिल युद्ध में इनको ये लगने लग गया कि हमारा जो शासक है वो सेना से है, शासक भी है तो उसको सैन्य जानकारियां भी है और एडमिनिस्ट्रेशन जानकारी भी है भाई अंदर की भी, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसे में क्या करा, जनता ने इसके ऊपर विश्वास दिखाया और इन लोगों ने फायदा भी उठाया उस समय को। आपने अगर देखा हो, एक मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद है, विक्रम बत्रा की, जिसमें दिखाया गया है टाइगर हिल के बारे में। वो टाइगर हिल जो था वहीं पे भारतीय सेना ने संघर्ष किया था कारगिल युद्ध में, ठीक है। लेकिन कारगिल युद्ध भी 3 महीने के बाद भारत के ही पक्ष में आया। भारत बहुत प्रचंड जीत लेके आई यहाँ पे। नहीं, प्रचंड जीत का मतलब नरेंद्र मोदी वाली जीत नहीं है, इस सेना की जीत है भाई। नरेंद्र मोदी कहाँ है, सेना वगैरह के आगे तो ये छोटे हैं वो। तो भाई यहाँ पे जीतने के बाद भारत के जनता का गुस्सा डबल हो गया परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कि भाई हमने तेरे पे विश्वास दिखाया कि तू जीतेगा लेकिन तू तो हार गया। तो परवेज मुशर्रफ ने यहाँ पे अपनी चालाकी दिखाई, रेफरेंडम करवा के खुद को ही चीफ एग्जीक्यूटिव बना रखा था, देश का चलाता रहा शासन। तो इस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को कहीं से कहीं तक सेना ने छोड़ा नहीं, अपना जब जब मौका मिला तब तब इनको लपेटा यहाँ की जनता को, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम यहाँ थोड़ा सा ना मैं पीछे से ये बीच में गायब करूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा पढ़ लेंगे पाकिस्तान के बारे में तो भी कुछ खास परिणाम नहीं मिलेगा, है तो पाकिस्तान ही, पर हाँ तुम्हारे लिए सही है भाई, 6 नंबर में आता है काफी। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, मैं बात करता हूँ सीधे 2013 की। 2013 में एक नेता थे, वही नवाज शरीफ। इन भाई साहब ने क्या करा, इनको एक फाइनेंशियल घोटाले में, इनको एक घोटाले में लिप्त पाया गया, वित्तीय घोटाले में, जिसकी वजह से 2017 में इनकी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की एक फैसला सुनाया कि भाई साहब को 10 साल की सजा होगी, ठीक है, 10 साल की सजा, और इनको 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट 2018 में इलेक्शन हुए। 2018 में जो इलेक्शन हुआ इसमें नेता बना इमरान खान। कौन बना? इमरान खान बने। अगले नेता इमरान खान जो थे, इमरान खान का शासन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2021 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसके बारे में आप बताएंगे कमेंट करके, अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया जिसके तहत इमरान खान को भी हटा दिया गया। फिर 2021 में नया नेता आया, शहबाज शरीफ। अभी शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के अभी नेता है। इस तरीके से था पाकिस्तान में आपने देखा कि कहीं भी सेना शासन आ जाता था, कहीं भी लोकतंत्र आ जाता था, तो इनकी ये समस्या थी। अगले टॉपिक में हम जानेंगे इनकी समस्या ये क्यों थी, पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा था कि बार बार लोकतंत्र फेल हो जा रहा था। टॉपिक है आपका पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना होने के कारण। पाकिस्तान में लोकतंत्र ना स्थापित होने के कारण क्या क्या थे? जैसे आज भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित है, उसके क्या कारण है बता सकते हो आप? नहीं पता आपको? कोई बात नहीं, चलो पाकिस्तान ले चलता हूं मैं आपको दोबारा से। पाकिस्तान नहीं जाना, टॉपिक में आना है सिर्फ। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना होने का पहला कारण क्या था? देखो, पहला था बच्चे धार्मिक गुरु का दबदबा। धार्मिक गुरु का दबदबा मतलब धार्मिक गुरु भी ऐसे गुरु नहीं थे जो आज एक भारत के अंदर आध्यात्मिक गुरु पाए जाते हैं। वो सिर्फ ऐसे लोग थे कि धर्म के कट्टरता को बढ़ावा देते थे, धर्म के प्रचार करते थे सिर्फ इस आधार पे कि जो भी है हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं। तो ये समस्या बन रहे थे पाकिस्तान के अंदर। ये अपने तरीके से चाहते थे जिसको उसको ला देते थे। ये चाहते थे कि सेना रहे तो सेना को लाते थे, क्योंकि इनका प्रॉफिट जिससे होता था उसको लाने का ये कोशिश करते थे, ठीक है। दूसरा है नेताओं का संकीर्ण स्वार्थ।
नेताओं का संकीर्ण स्वार्थ का मतलब क्या है कि जो नेता थे ना यहाँ पे, वो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते थे। खैर हमारे भारत में नेता अपने बारे में ही सोचता है, वरना राघव चड्ढा जनता की बात करते करते आम आदमी पार्टी से बीजेपी में नहीं चले जाता। ठीक है, तो बहुत सारे देश के नेता जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेता जो थे वो बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचते थे, वो देश के बारे में तो बहुत कम ही सोचते थे। तो इसकी वजह से भी पाकिस्तान में एक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा था। जो नेता आता था अपने बारे में अपना अपना पेट भरता था, फिर सरकार गिर जाती थी इसी चक्कर में उनकी। जमींदार तथा भूस्वामी का प्रभुत्व। अब देखो, ये जमींदार और भूस्वामी, इनका ही प्रभुत्व था, इनकी ही सुपरमेसी थी भाई, इन्हीं का ताकत था कि इनकी वजह से ही चलता था। जो चाहते थे ये अपने हिसाब से चेंज करवा लेते थे। तो भाई जब किसी और देश में, किसी देश में भी जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, पर्टिकुलर व्यक्ति का सरकार में इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाता है, हस्तक्षेप होना शुरू हो जाता है, तो सरकार नहीं चल पाती अच्छे से। जैसे आज भारत के अंदर बीजेपी की सरकार है, अब बीजेपी की सरकार के अंदर किसी दूसरे का, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाए तो सरकार नहीं चलेगी, कठपुतली की तरह सरकार नाचेगी फिर से। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा देश क्या था? दूसरे देशों का हस्तक्षेप था। दूसरे देशों का राजनीति में हस्तक्षेप था इनके। दूसरे देशों का राजनीति में हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है कि भाई अमेरिका जैसे जो देश हुआ करते थे वो इनके यहाँ पे इनडायरेक्टली निर्णय ले लेते थे। मतलब डायरेक्ट तो निर्णय नहीं ले सकता था कोई भी देश किसी देश के अंदर। जैसे अमेरिका मान लो है, अमेरिका आके पाकिस्तान में ये नहीं बोलेगा कि भाई सुन इमरान, अब मेरे हिसाब से शासन करना है तेरे को। ऐसे कुछ डायरेक्ट नहीं आता था कि भाई अब मैं पाकिस्तान के लोगों तुम आजाद हो चुके हो, खूब खाओ खूब पियो, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर क्या होता था, इन लोगों का भाई हस्तक्षेप रहा है। किसका? अमेरिका जैसे देशों का। ठीक है, खासकर। नेक्स्ट देखो, कट्टरपंथी लोग, इनके भी दबदबे थे भाई। कट्टरपंथी लोगों के दबदबे थे। जैसे भारत में भी कट्टर समुदाय हैं बहुत सारे, आज अपनी कट्टरता को प्रतीत कर रहे हैं, तो इन लोगों का दबदबा था यहाँ पे। भारत में दबदबा नहीं बन पाता, बस इतना है। तो ये सारे कारण थे पाकिस्तान में लोकतंत्र ना स्थापित होने के। ठीक है, अब पाकिस्तान में ये लोकतंत्र स्थापित ना होने के कारण थे। भारत में ये सब नहीं होता, इसलिए भारत में लोकतंत्र है बढ़िया। ठीक है,